हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? इक्विटी कैपिटल के बेस पे जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उसको रेज करना, मतलब मार्केट से इक्विटी कैपिटल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल लेना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब क्या है? जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गए और बोरोड कैपिटल जैसे डेप्ट वगैरह। ओके, अब इससे होता क्या है, अगर फिक्स कॉस्ट कैपिटल ली जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, तो इससे जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज की जा सकती है। अब ये कैसे होगा? ऐसे, अगर मान लो कोई भी कंपनी सारे के सारी कैपिटल डेप्ट से लेती है, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या हो सकता है? अगर कंपनी को लॉस हो गया तो, क्योंकि डेप्ट कैपिटल क्या रहती है, रिस्की रहती है, और उसको एक टाइम पीरियड के बाद उसका इंटरेस्ट और डेप्ट रिडीम करने ज़रूरी हैं, तो रिस्की है। इस वजह से हम कोई भी कंपनी सारी जो कैपिटल है वो डेप्ट से नहीं ले सकती अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो। ठीक है, सेकंड, सारी कैपिटल इक्विटी से लेने में भी कंपनी को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कम प्रॉफिट होगा। कंपनी को क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है इक्विटी कैपिटल जो है वो कॉस्टली होती है, जबकि डेब्ट कैपिटल लेस कॉस्टली होती है। लेकिन इक्विटी कैपिटल में रिस्क कम होता है और डेब्ट कैपिटल में रिस्क ज़्यादा होता है। शेयर होल्डर्स को इससे क्या लॉस हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो कंपनी में प्रॉफिट होता है तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे वो प्रॉफिट उतने ही ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो किसी कंपनी ने डेब्ट और इक्विटी दोनों कैपिटल इशू किए, उस कंडीशन में क्या रहेगा कि जो डेब्ट है उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो जितने शेयर होल्डर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर होंगे तो सारे का सारा प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर शेयर होल्डर कम हो जाएंगे तो उनमें क्या रहेगा? ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, अब इसी को हम एग्जाम्पल के बेस पे करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% डिबेंचर। दो कंपनी ले रखी है, एक्स और वाई। दोनों ही कंपनियों को 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो जो कंपनी एक्स है वो क्या करती है? पूरी की पूरी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज कर लेती है, जबकि कंपनी वाई जो है वो क्या करते हैं? 4 लाख की जो अमाउंट है वो इक्विटी से और 6 लाख की जो है वो डेब्ट से रेज करती है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे कि जो कंपनी वाई है उसके शेयर होल्डर्स जो हैं उनको रिटर्न या हम कह सकते हैं डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कंपनी एक्स। उसका रीज़न वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये, इसका मतलब जो कंपनी एक्स है उसमें 1 लाख शेयर होल्डर है, जबकि कंपनी वाई जो है उसमें सिर्फ 40,000 शेयर होल्डर रहेंगे। ओके, तो शेयर होल्डर कम तो जो प्रॉफिट होगा वो भी कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जिससे प्रॉफिट का हिस्सा क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, और शेयर होल्डर ज़्यादा तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम। अब दोनों ही कंपनियों में जो EBIT, इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों में सेम प्रॉफिट हुआ, 2 लाख। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपनी एक्स ने कोई डिबेंचर इश्यू नहीं किए, इस वजह से उसको कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। लेकिन कंपनी वाई ने क्या किया था? 6 लाख के डिबेंचर इश्यू किए थे, तो इसका मतलब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% दे रखा है। ठीक है, तो 6 लाख के 10% कितना हो जाएगा? 60,000। तो कंपनी जो वाई है वो अपनी अर्निंग में से 60,000 क्या कर देंगे? डिबेंचर होल्डर्स पे इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट तो पे कर दिया, लेकिन ये क्या है? EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस हो गया लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो कंपनी एक्स का जो है वो है 2 लाख अर्निंग, जबकि कंपनी वाई की यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? कम,
1,40,000। क्यों? क्योंकि कंपनी वाई ने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अब इसके बेस पे तो हम देखें तो हमें लगेगा कि अभी भी कंपनी एक्स में ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है, अर्निंग है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कंपनी एक्स में जो है वो 2 लाख जो प्रॉफिट बचा है, अब दोनों ही कंपनियां टैक्स पे करेंगे। टैक्स हमेशा इंटरेस्ट पे करने के बाद पे किया जाता है। ठीक है, टैक्स कितना पे करना है? 30%। अब दोनों को ही अपने प्रॉफिट पे 30% टैक्स पे करना था। प्रॉफिट तो दोनों में सेम हुआ था, या हम कहें अर्निंग तो दोनों में सेम थी, लेकिन फिर भी कंपनी एक्स जो है वो टैक्स ज़्यादा पे कर रही है कंपनी वाई। तो देखिए कंपनी वाई जो है वो टैक्स कम पे कर रही है और कंपनी एक्स जो है वो टैक्स ज़्यादा पे कर रही है, जबकि दोनों में अर्निंग जो थी वो सेम हुई थी। तो कंपनी एक्स टैक्स पे कर रही है 60,000 एंड कंपनी वाई जो टैक्स पे कर रही है वो कर रही है 42,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब शेयर एंड डिबेंचर दोनों में हमने कंपैरिजन की था तो उसमें बताया था कि जो डिबेंचर है उस पर टैक्स बेनिफिट होता है, जबकि शेयर पे टैक्स बेनिफिट नहीं होता। वो यही था कि डिबेंचर में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स पे करने से पहले पे किया जाता है, जबकि शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो टैक्स के बाद पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट पे किया तो एक तो जो उनका बर्डन था वो कम हो गया, और सेकंड जो टैक्स की अमाउंट है वो भी कम पे करनी पड़ेगी। ओके, अब दोनों कंपनियों का देखें तो इक्विटी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बचती है? कंपनी एक्स में 1,40,000 अभी भी इसमें ज़्यादा है, जबकि कंपनी वाई में क्या है 98,000। अभी भी कंपनी एक्स में अर्निंग जो है ज़्यादा है लेकिन कंपनी वाई में कम है, लेकिन फिर भी कंपनी एक्स के जो शेयर होल्डर है वो कितने हैं? 1 लाख, जबकि कंपनी वाई के जो शेयर होल्डर है वो कितने हैं? 40,000। तो अभी ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपनी एक्स के जो शेयर होल्डर है ना उनको अर्निंग पर शेयर कितनी मिल रही है? 1.40, जबकि कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2.45। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो कंपनी एक्स की अर्निंग आफ्टर टैक्स कितने हैं? 1,40,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो 1,40,000 को आपको डिवाइड कर देना है 1 लाख से, तो पर शेयर कितना आ जाएगा? 1.4। जबकि कंपनी वाई के अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है? 98,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 40,000। तो 98,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो जो अर्निंग पर शेयर आएगी वो आएगा 2.45। ठीक है, तो हर कंपनी क्या चाहेगी कि उनके शेयर होल्डर्स के, या शेयर होल्डर भी क्या चाहेंगे कि उनके जो अर्निंग है वो क्या रहे? ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अगर हम कंक्लूज़न करें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी ना तो कम्प्लीटली शेयर पे डिपेंड रह सकती है और ना ही डिबेंचर पे, क्योंकि दोनों के ही अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के। तो अभी मैंने बताया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से क्या होता है? शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज़ की जा सकती है और उसके साथ साथ जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है वो भी मार्केट से ली जा सकती है। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? अगर ये सिर्फ बेनिफिशियल रहेगा कब? जब कंपनी को रेगुलर अर्निंग मिल रही हो, सिर्फ उसी कंडीशन में एडवांटेजेस, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, जब कंपनी का जो अर्निंग है वो क्या रहे? ज़्यादा रहे। किससे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस पे? डिबेंचर पे, उससे। ओके, एंड थर्ड है कंपनी के पास सफिशिएंट फिक्स असेट हो सिक्योरिटी के रूप में ऑफर करने के लिए, क्योंकि हम अगर डेब्ट इश्यू करेंगे तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंपनी के पास फिक्स असेट होने ज़रूरी है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।